दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी लेकर। तो फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगा। लेकिन हाँ, प्लीज़ ये 18+ वाले लोग ही सुने और सारे एपिसोड आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि ये सीरीज अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह पहला एपिसोड। मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। रजत की लाश वहीं गिर पड़ी। सामने लाल साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में चाकू था और वो रजत के खून से रंगा हुआ था। रजत के और भी दोस्त थे वहाँ पर जो ये सब होते हुए देख रहे थे और सबकी सांसें जैसे कि रुक गई थी। वो औरत उन सबको अजीब तरीके से घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे पति को मारा है ना, अब मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और फिर सारे दोस्तों की हालत ख़राब हो गई थी। वो सब एक साथ घर के बाहर की तरफ भागे, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते अचानक घर का दरवाज़ा बंद हो गया। दोस्तों, क्या हुआ उसके बाद उन लोगों के साथ? आखिर कौन थी वो औरत और क्या सच में उन लोगों ने उस औरत के पति को मारा? अगर हाँ, तो क्या होगा उनका अंजाम? चलिए जानते हैं आज के इस स्टोरी में। रजत, कबीर, सुजीत, पवन और सत्यम पांचों एक पुराने गांव जाने के लिए निकले थे। उन्हें गांव की एक ज़मीन खरीदनी थी जिसे वहां का ज़मींदार काफ़ी समय से बेचना चाहता था। पांचों दोस्तों को वहां शाम तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब होने की वजह से उन्हें देर हो गई और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग सही पर रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। तभी सत्यम ने कहा कि शायद वो लोग गलत रास्ते में आ गए हैं, क्योंकि गांव पहुंचने में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कबीर का कहना था कि गांव अभी तक आया नहीं है, इसलिए वो बस आगे बढ़ते गए। रात भी काफ़ी हो गई थी तो रास्ते का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही उन्हें एक गांव नज़र आया और सुजीत ने कहा, लो भाई लोग, आ गया गांव। लेकिन पक्का यही गांव है ना? यहाँ तो कोई बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा। रजत गाड़ी चला रहा था तो उसने कहा, अरे हाँ भाई, यही होगा। गांव का नाम पाताल पानी है। किसी से पूछ लेंगे कि ये वही गांव है या नहीं। आगे का रास्ता काफ़ी सकरा था, इसलिए रजत धीरे धीरे गाड़ी को गांव के अंदर ले जाने लगा। रजत अपने पिता को कॉल करने की कोशिश कर रहा था ताकि उनसे घर का पता पूछ सके, लेकिन कॉल लग ही नहीं पा रहा था। गांव भी पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। अब पांचों दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। तभी एक घर का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर आई। उसने घर के बाहर किनारे पर बचा हुआ खाना फेंका और अंदर जाने ही वाली थी कि तभी रजत ने उसे आवाज़ दी, अरे अम्मा सुनो तो, ये पाताल पानी ही है ना? और फिर उस बूढ़ी औरत ने हाँ कहा।
रजत ने फिर उसी से ज़मींदार के घर के बारे में पूछा और उस औरत ने उन्हें उसका पता बताया। रजत ने उसे शुक्रिया कहा और फिर वो आगे बढ़ गए। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा मकान नज़र आया और वो उसके सामने रुक गए। पांचों गाड़ी से उतरे और रजत ने दरवाज़ा खटखटाया। करीब 5 मिनट के बाद एक सुंदर और जवान लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला और पूछा, जी किससे मिलना है आपको? तो रजत ने कहा कि उन्हें ज़मींदार से कुछ काम है। तो फिर उस लड़की ने कहा कि वो ज़मींदार की पत्नी है आशा। रजत और बाकी सब चौंक गए क्योंकि उसके पिता के बताए अनुसार ज़मींदार करीब 55 या 60 साल का आदमी था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ज़मींदार की इतनी जवान पत्नी है। फिर आशा ने उन्हें बैठने को कहा और ख़ुद ज़मींदार को बुलाने चली गई। ज़मींदार बाहर आया और उसने पांचों दोस्तों को देखा। रजत ने बताया कि वो उनकी ज़मीन खरीदने के लिए आया है। तो ज़मींदार ने कहा, अच्छा, मैं कई दिनों से आपका ही इंतज़ार कर रहा था और कल ही आप लोगों को ज़मीन दिखाने ले जाऊंगा। आज रात आप लोग यहीं पर आराम करिए। ज़मींदार ने पांचों दोस्तों को एक बड़ा सा कमरा रुकने के लिए दिया। वो कमरा काफ़ी बड़ा था तो पांचों दोस्त वहाँ आराम से रह सकते थे। ज़मींदार के जाने के बाद सत्यम ने कहा, यार ज़मींदार की पत्नी कितनी सुंदर है। उसकी बातों से सभी सहमत हुए। उस समय तक रात के करीब 9 बज रहे थे और तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने देखा कि सामने आशा खड़ी थी। आशा ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। पांचों दोस्त उसके साथ खाना खाने के लिए चले गए। फिर आधे घंटे के बाद वो लोग वापस कमरे में आए और सोने की तैयारी करने लगे। रात के करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास फिर सुजीत को कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो कुछ अजीब सी ही आवाज़ थी जो समझ में नहीं आ रही थी। सुजीत उठा और फिर कमरे के बाहर गया। वो आवाज़ नीचे वाले कमरे से आ रही थी। वो तुरंत नीचे गया और उस कमरे के अंदर झांकने लगा जहां से आवाज़ आ रही थी। अंदर ज़मींदार आशा के साथ बातचीत कर रहा था। ये देखकर सुजीत भी उत्तेजित होने लगा और उन्हें देखता रहा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सुजीत डर सा गया। सुजीत पीछे मुड़ा तो सामने पवन था। पवन ने पूछा कि वो कमरे में क्या देख रहा है। तो सुजीत ने उसे भी झांकने को कहा और पवन ने अंदर झांका तो वो भी दंग रह गया। दोनों कमरे में देखने लगे, लेकिन इतने में ही पवन ने गलती से दरवाजे की कुंडी खड़का दी और इस वजह से ज़मींदार को लगा कि दरवाजे के बाहर कोई है। पवन और सुजीत डर गए और तुरंत वहां से भागने लगे। ज़मींदार को कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वो कमरे के बाहर झांकने लगा, लेकिन तब तक दोनों भाग चुके थे। पवन और सुजीत कमरे में आकर लेट गए, लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आई। फिर अगले ही दिन वो पांचों ज़मींदार के साथ ज़मीन देखने के लिए चले गए। वो ज़मीन मशान के पास थी और ये देखकर रजत को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि वो ज़मीन अच्छे लोकेशन पर था, लेकिन रजत के हिसाब से वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ज़मींदार ने पूछा, बोलो तुम लोगों को ज़मीन लेनी है या नहीं? लेकिन रजत को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा कि वो अपने पिता से बात करके ही बताएगा। तो ज़मींदार ने कहा ठीक है, और फिर वो सब वापस आ गए। उसी दिन शाम को दोस्तों को गांव में घूमने का मन हुआ और वो घूमने के लिए निकल गए।
घूमते घूमते वो पांचों उसी ज़मीन के पास पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब देखा और वो लोग रुक गए, क्योंकि सामने मशान से उसी ज़मींदार की पत्नी आ रही थी। पांचों दोस्त ये सोचने लगे कि ज़मींदार की पत्नी आखिर मशान में करने क्या गई थी। आसपास और कोई भी नहीं था। आशा जब वहाँ से निकल गई तो पांचों दोस्त मशान में गए ये देखने के लिए कि आशा वहाँ पर करने क्या गई थी, लेकिन मशान में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो वो लोग वापस घर आ गए। रजत लगातार अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका कॉल नहीं लग ही पा रहा था, इसलिए वो ज़मीन के लिए कुछ फ़ैसला भी नहीं ले पा रहा था। फिर उसी रात पवन और सुजीत ने फिर से कुछ अजीब सी चीज़ देखी। रात को दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए दोनों बैठकर बातें करने लगे। तभी उन्हें आवाज़ आई, इसलिए दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें आवाज़ आई, वो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों ही कमरे के बाहर गए और उन्होंने देखा कि ज़मींदार की पत्नी रात के समय कहीं बाहर जा रही है। उन दोनों को हैरानी हुई और दोनों ही उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस समय गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, एक भी इंसान दिख नहीं रहा था और आशा ऐसे अंधेरे में न जाने कहाँ जा रही थी। और फिर चलते चलते ज़मींदार की पत्नी रुक गई और अचानक पीछे मुड़ी और उसने सुजीत और पवन को देख लिया। दोनों एकदम से वहाँ पर रुक गए और डर से गए। तो ज़मींदार की पत्नी ने कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तो पवन और सुजीत को कुछ समझ नहीं आया कि वो दोनों क्या बोले। तो पवन ने घबराते हुए कहा, हम तो बस टहलने के लिए ही ऐसे निकले थे, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो ज़मींदार की पत्नी ने कहा कि वो भी बस टहलने के लिए निकली थी। उसने कहा कि इतनी रात को अनजान जगह पर घूमना सही नहीं है, इसलिए उन दोनों को वापस जाना चाहिए, उसे शक ना हो। इसलिए पवन और सुजीत उसकी बात मान गए और वहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने देखा कि आधे घंटे के बाद भी आशा लौटकर नहीं आई। उनको उस पर कुछ शक सा होने लगा। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर दोनों कमरे से बाहर आए और छुपकर मेन दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि ज़मींदार ने घर का दरवाज़ा खोला था और उसके सामने आशा खड़ी हुई थी, जिसके हाथ और मुंह खून से रंगे हुए थे। ये देखकर सुजीत और पवन के तो होश ही उड़ गए। ज़मींदार ने आशा को कुछ कहा और फिर वो लोग अपने कमरे में चले गए। पवन और सुजीत आशा का वो रूप देखकर बहुत ही डर गए थे। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी का खून पीकर आई हो। लेकिन सबसे अजीब बात उन्हें ये लगी कि ज़मींदार ने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए। दोनों को ये बात पच नहीं रही थी, ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो रात तो बीत गई और अगली सुबह नाश्ता करते समय ज़मींदार ने कुछ अजीब तरीके से कहा, देखिए, आप लोगों को ज़मीन लेनी है या नहीं, साफ साफ बताओ भाई, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। और फिर रजत को कुछ अजीब सा लगा तो उसने बोला कि उसकी अभी तक उसके पिता से बात नहीं हो पा रही है, पर ज़मींदार को वो ज़मीन बेचने की बड़ी जल्दी पड़ी थी। फिर रजत ने सोचा कि अगर उसके पिता ने ही उसे यहाँ भेजा है तो कुछ बात होगी इस ज़मीन में, तो वो ज़मीन लेने के लिए मान जाता है। तो ज़मींदार ने कहा कि 2 दिन में वो सारे कागज़ी कार्रवाई पूरी करा देगा और ज़मीन के पेपर्स भी उसे दे देगा, जिसके बाद वो लोग अपने घर जा सकते हैं। कबीर, रजत और सत्यम तो मान गए, लेकिन सुजीत और पवन को उन पर कुछ शक सा होने लगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद उन दोनों ने रात वाली बात तीनों दोस्तों को बताई
और वो लोग भी ये सब जानकर दंग रह गए। सुजीत ने बोला कि वो मामले के बारे में पता लगा कर ही जाएगा, लेकिन रजत इससे सहमत नहीं था। उसका मानना था कि ये ज़मींदार और उसकी पत्नी का मामला है और उन्हें इनमें दखल नहीं देना चाहिए। फिर शाम के समय ज़मींदार को किसी काम से दूसरे का गांव जाना था। उसने आशा से कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी। ये कहकर वो चला गया और घर में पांचों दोस्त और उसकी पत्नी ही रह गए। ज़मींदार के जाने के बाद उसकी पत्नी अपने कमरे में चली गई और फिर एक भी बार बाहर नहीं निकली। पवन और सुजीत ने एक बार और नोटिस की कि उनके घर में एक भी नौकर चाकर नहीं थे। पांचों दोस्त हाल में ही बैठे हुए थे कि तभी आशा के कमरे से कुछ आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ चूहे जैसी आवाज़ लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे चूहे हैं। फिर अचानक से उसी वक्त एक घंटी सी बदबू आने लगी, जैसे कई सारे चूहे मर गए हों और कई समय से उसकी बॉडी सड़ रही हो। ये सब उन लोगों को काफ़ी अजीब सा लगा, इसलिए रजत और पवन उसके कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए और अंदर से कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे, पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने की होल से अंदर की ओर झांका, लेकिन ज़मींदार की पत्नी पलंग पर शांति से ही बैठी हुई थी। वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खा रही हो। फिर वो दोनों वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। करीब 1 घंटे के बाद ज़मींदार की पत्नी कमरे से बाहर आई और किचन में चली गई। फिर 10 मिनट बाद वापस आकर उसने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। ये सारी चीज़ें देखकर वो सारे दोस्त थोड़ा हैरान होते, लेकिन उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन रात को जब 10 बजे तो आशा फिर से घर के बाहर चली गई और ये पवन ने देख लिया। पवन ने ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताई। तब तक ज़मींदार घर नहीं आया था। कबीर ने कहा कि उन्हें उसका पीछा करने के बजाय एक बार उसके कमरे में देखना चाहिए कि शायद कुछ पता चल जाए। उसकी बात सबको ठीक लगी, इसलिए वो पांचों उसके कमरे में गए और जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा उनके होश ही उड़ गए। सबकी आंखें जैसे कि बाहर आ गईं और डर के मारे सबके पसीने छूट गए। पांचों दोस्त जब आशा के कमरे में गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि उसके कमरे में कितने सारे चूहे मरे पड़े हुए थे और उसी जगह से वहाँ बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि चूहों के शरीर का मांस भी गायब था, मानो किसी ने उन्हें ऐसे ही खाकर फेंक दिया हो। सब लोग तुरंत कमरे से बाहर निकले। सब दंग रह गए थे क्योंकि शाम को ही वहाँ से चूहों की आवाज़ आ रही थी और अभी अचानक उसके कमरे से इतने सारे चूहे मरे हुए पड़े थे। फिर रजत ने कहा, तुम लोग ठीक कह रहे थे यार, इस घर में कुछ तो चल रहा है जो अजीब है। और तभी दोस्तों उन्हें आवाज़ आई, कोई घर की तरफ आ रहा था। इसलिए पांचों दोस्त तुरंत अपने कमरे में चले गए। फिर आशा घर में आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। फिर रात के करीब 1 बजे वापस किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। रजत की नींद खुली और उसने बाहर आकर देखा कि ज़मींदार वापस आ गया है। वो भी सीधे कमरे में चला गया और फिर कमरे से फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो रात तो बीत गई, लेकिन अगले ही दिन पांचों दोस्तों को घर के बाहर शोर सुनाई दिया। सब बाहर गए और उन्होंने देखा कि गांव वालों की भीड़ जमा थी और वो लोग किसी बात पर चिल्ला रहे थे। ज़मींदार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था।
तभी गांव के एक आदमी ने कहा, जमींदार जी, हमारे घर के जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं। या तो उनकी लाशें चौराहे पर मिल रही हैं, वो भी कटी फटी आवाज़ में। हमें शक है कि आपके घर आए हुए मेहमान ये सब कर रहे हैं। और फिर ये सब सुनकर पांचों दोस्तों के होश ही उड़ गए। रजत ने कहा कि उनके पास ऐसा कुछ करने की वजह ही नहीं है, लेकिन गांव वाले उन्हें दोषी ठहरा रहे थे। ये कहकर कि शहरी लोगों को जानवरों का मांस वगैरह खाने का बहुत बड़ा शौक़ होता है। और फिर रजत ने ज़मींदार से कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तो गांव को ठीक से देखा भी नहीं है। और फिर इतने में ही पवन और सुजीत के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने ज़मींदार से कहा, अरे ज़मींदार जी, शक तो आपकी पत्नी पर भी जाना चाहिए, क्योंकि वो हर रात को ना जाने कहाँ क्या करने के लिए गांव में भटकती रहती है। और फिर सारे गांव वाले ये बात सुनकर चुप पड़ गए और ज़मींदार को शक की निगाहों से देखने लगे। लेकिन ज़मींदार को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि आशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती और वो जल्द से जल्द ये सब करने वाले असली गुनहगार को पकड़ लेगा। सारे गांव वाले तो वहाँ से चले गए और ज़मींदार ने पांचों दोस्तों को गुस्से से कहा कि कल शाम तक ज़मीन के कागजात उन्हें मिल जाएंगे और उसके बाद उन्हें यहाँ से, इस गांव से निकलना होगा। ये कहकर वो भी आशा के पास चला गया। पांचों दोस्त उसके पीछे गए और कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। ज़मींदार ने अपनी बीवी आशा से कहा, देखो, तुम अब से रात को बाहर मत जाना। गांव वालों को शक हो गया है और अगर फिर से किसी ने तुम्हें देखा तो मुसीबत हो जाएगी। पांचों को उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई थी कि वो दोनों कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहे थे। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पांचों दोस्तों को हैरानी में डाल दिया। रात को जब सब लोग सो चुके थे, तब उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। पवन की नींद खुली, बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। फिर पवन ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और ये देखकर पवन थोड़ा हैरान सा हो गया। वो वापस सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो आवाज़ सुनकर इधर उधर देखने लगा और उसकी नज़र आशा पर गई, जो बरामदे में खड़ी थी और उसे अपनी तरफ आने के लिए इशारा कर रही थी। उसने पवन को एक अजीब सी मुस्कान दी और पवन उसकी तरफ जाने लगा। आशा भी वहाँ से पता नहीं कहाँ जाने लगी और पवन उसके पीछे पीछे जा रहा था। और ऐसे ही वो पवन को घर की छत पर ले गई और रुक गई। तो पवन ने कहा, जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और फिर आशा उसकी ओर पलटी और कहने लगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है। और फिर ये सुनकर पवन चौंक सा गया। आशा उसके करीब जाने लगी और पवन को अब धीरे धीरे डर लगने लगा। पवन ने कहा कि ज़मींदार को पता चल गया ना तो वो उसे मार देगा। फिर लेकिन आशा नहीं मानी। उसने कहा कि वो ज़मींदार के साथ अब नहीं रहना चाहती और वो पवन से प्यार करती है। पवन उसकी बातों से बिल्कुल हैरान हो गया था। तभी आशा ने उसका हाथ पकड़ा और अचानक उसने अपने दांत उसके हाथ में घुसा दिए और फिर पवन ज़ोर से चीखा और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशा उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। उसके हाथ से खून बहने लगा। इस चक्कर में पवन छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था और जैसे ही उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, आशा ने उसे धक्का दे दिया और पवन छत से नीचे गिर गया। तभी एकदम वो नींद से जाकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। फिर उसकी आवाज़ सुनकर उसके चारों दोस्त उठ गए और उन्होंने देखा कि पवन चिल्ला रहा था। चारों उसका ऐसा बर्ताव देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे शांत कराया और तब पवन को एहसास हुआ
कि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बिल्कुल भी हकीकत नहीं था। वो ना तो छत पर था और ना ही छत से गिरा था। तो फिर रजत ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने कहा कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा। जब वो शांत हुआ तो चारों दोस्त वापस से सो गए, लेकिन पवन की नींद ये देखकर उड़ गई कि उसके हाथ में किसी के दांतों के निशान वाकई सच में मौजूद थे। अब पवन की सांसें अटक गईं और बहुत पसीना आने लगा। उसको समझ आना बंद हो गया कि वो सपना था या हकीकत। सारी रात वो उस बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन जब पांचों दोस्त नाश्ता करने के लिए बैठे तो ज़मींदार की पत्नी उन्हें नाश्ता परोस रही थी और तभी वो पवन की ओर देखकर मुस्कुराई। ये वैसे ही हंसी थी जो रात को पवन ने अपने सपने में देखी थी। और फिर पवन डर गया। वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। नाश्ता करने के बाद ज़मींदार ने कहा कि आज शाम तक उन्हें कागजात मिल जाएंगे ना? और फिर रजत ने कहा कि शाम को वो लोग भी निकल जाएंगे। पर उस शाम को किसी कारण से ज़मींदार को ज़मीन के कागजात नहीं मिल पाए और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। उससे कहा गया कि ज़मीन के कागजात मिलने में अभी 2-3 दिन का समय लग जाएगा। यानी पांचों दोस्तों को वहाँ 2-3 दिन और रहना था। लेकिन पवन ये जानकर और डर गया क्योंकि अब वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। और फिर उसने रजत को भी ये बात बोली, लेकिन रजत ने कहा कि यार बस 2 दिन की ही तो बात है और वो लोग बिना ज़मीन के कागजात लिए जा भी तो नहीं सकते ना। और फिर पवन के पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। गांव वालों को शक के कारण अब ज़मींदार की पत्नी घर से नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके बर्ताव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। वो अब बहुत गुस्से में रहने लगी थी और ये देखकर न जाने क्यों ज़मींदार के पसीने छूट रहे थे। और फिर उस रात पांचों दोस्त जब कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे तब उन्हें ज़मींदार के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। वो लोग बाहर गए तो देखा कि कमरे से ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई गुस्से में चीज़ें पटक रहा है। तभी ज़मींदार कमरे से अचानक बाहर निकला और ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके सर से खून बह रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। पांचों उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए। ज़मींदार ने घबराते हुए बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से आशा की अजीब सी आवाज़ भी आ रही थी। ज़मींदार तुरंत घर के बाहर भागा और पांचों उसे देखते ही रह गए। और फिर कुछ देर के बाद ज़मींदार वापस घर आया और उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा था जिसमें ना जाने पता नहीं क्या था। पांचों दोस्त छुपकर सब देख रहे थे, इसलिए ज़मींदार को पता नहीं चला। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और उस बोरे को लेकर अंदर चला गया और अचानक से सब कुछ बिल्कुल शांत पड़ गया। उसके आने से पहले आशा अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, लेकिन वो भी चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से ज़मींदार कमरे से वही बोरा लेकर निकला और घर के बाहर चला गया। पांचों दोस्त भी चोरी छुपे उसके पीछे गए। ज़मींदार घर के पीछे वाले खाली पड़े जगह पर गया और एक गड्ढे खोदने लगा। फिर उसने उस बोरे को उस गड्ढे में डाला और उसे वहां दफन करके लौट गया। और फिर उसके जाने के बाद वो पांचों दोस्त दोबारा उस जगह को खोदने लगे। उन्होंने उस बोरे को निकाला और उसे खुला। उस बोरे को खोलकर देखा और उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका दिल दहल गया, क्योंकि उस बोरे में एक लाश थी जिसके शरीर के कई हिस्से के मांस को निकाला गया था। वो लाश जली हुई थी और ये देखकर उन सभी दोस्तों की हालत ऐसी ख़राब हुई जो कि बयान भी नहीं कर सकते। और फिर ये देखकर पवन ने कहा, मैंने कहा था ना तुम लोगों से यहाँ रहना ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। रजत
छोड़ यार इनकी ज़मीन, चल निकलते हैं यहाँ से, वरना वरना ऐसा ना हो कि हम सब मारे जाएं यार। और फिर रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, उसे भी बहुत डर लग रहा था। तभी रजत ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो बुरी तरह से डर गया। सब लोगों ने उसके चेहरे के भाव को नोटिस किया और जब उन्होंने पीछे की ओर नज़र डाली तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि सामने भी ज़मींदार खड़ा हुआ था और बहुत गुस्से में था। और ज़मींदार ने कहा, तुम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है ना, जो तुम लोगों को नहीं देखना चाहिए था, और अब मैं तुम लोगों को ऐसा ही नहीं जाने दूंगा। तुम सब अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम लोगों को मैं ना अब ज़िंदा नहीं छोड़ सकता। और फिर रजत, सत्यम, कबीर, पवन और सुजीत समझ में नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सब लोगों ने ज़मींदार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज़मींदार के हाथ में बंदूक थी और इस वजह से ना वो भागने की कोशिश कर पा रहे थे और ना ही उससे कुछ कहने की। ज़मींदार उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और सबकी हालत ख़राब हो रही थी। और फिर इतने में ही ज़मींदार ने बंदूक चलाई, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और पैर मुड़ गया, जिससे ज़मींदार का बैलेंस भी बिगड़ गया और ज़मींदार नीचे गिर पड़ा। ज़मींदार सीधे ज़मीन में पड़े कुदाल के ऊपर गिर पड़ा, जो उसके पेट में घुस गया। पांचों दोस्त ये देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। पेट में कुदाल घुसने के कारण वो ज़ोर से चीखा और ऐन उसी वक्त वहीं पर ही मर गया। और फिर सत्यम ने कहा, यार अब हम क्या करें, कहीं इसकी मौत का अंजाम हम पर ना लग जाए। रजत, चल यार निकलते हैं यहाँ से, वरना ये गांव वाले ही हमें मार देंगे। और फिर वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी रजत को कॉल आया। और फिर रजत ने देखा कि उसके पिता का कॉल आ रहा है। उसने तुरंत कॉल उठाया और उन्हें सारी बात बताने ही वाला था कि उससे पहले उसके पिता ने कहा, अरे कहाँ पहुँचे तुम लोग, पाताल पानी से ज़मींदार का कॉल आया था और उसने कहा कि अभी तक तुम लोग वहाँ गांव में नहीं पहुँचे। अरे इतने दिनों से तुम कहाँ हो। अब ये रजत के लिए एक और बड़ा सा झटका था। उसका सर चकरा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। उसने अपने पिता को सारी बात शुरू से बताई और उसके पिता सब जानकर चौंक गए। उन्होंने रजत को तुरंत वहाँ से शहर वापस अपने पास बुलाया। रजत मान गया और अपने दोस्तों के साथ पहले उसने ज़मींदार की लाश को उसी गड्ढे में डालकर दफन किया और फिर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये पाताल पानी गांव नहीं था तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें ये क्यों कहा कि ये वही गांव है, और इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि इस गांव के ज़मींदार को भी अपनी ज़मीन बेचनी थी। फिर वापस जाते समय कबीर की नज़र गांव के नाम के बोर्ड पर गई, जो आते समय दिखाई नहीं दी थी। उस बोर्ड में गांव का नाम लिखा हुआ था। उस गांव का नाम था पतरपाली। दोनों गांव के नाम मिलते जुलते थे और तब जाकर रजत को समझ आया कि शायद मिलते जुलते नाम की वजह से शुरुआत में उस बूढ़ी औरत ने गलत नाम सुन लिया और रजत को कहा कि ये पाताल पानी है। रजत अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो लोग किसी और गांव में कैसे पहुंच गए और उनके सामने वहां ज़मींदार की मौत भी हो गई। सबको बहुत भयंकर डर लग रहा था कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। पांचों दोस्त रजत के घर पर पहुंच गए। सभी बहुत बुरे डरे हुए थे। रजत ने उसके पिता को सारी बात शुरुआत से बताई और ये सुनकर वो भी घबरा गए। उन्हें उम्मीद थी कि ज़मींदार की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी ये एक हादसा था
और इसमें पांचों दोस्तों की कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने सभी से कहा कि वो लोग अब इस बारे में किसी से भी कोई ज़िक्र नहीं करें। पर कुछ दिन बीत गए और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पांचों दोस्तों को लगा कि अभी तक ज़मींदार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला होगा और अब उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। सब अपनी मौज मस्ती वाली ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उनकी बर्बादी की शुरुआत होने वाली है। एक रात पांचों दोस्त किसी पार्टी से आ रहे थे कि तभी सत्यम को बीच सड़क में कोई खड़ा हुआ नज़र आया और उसने रजत को गाड़ी रोकने को कहा। उन सभी ने काफ़ी शराब पी रखी थी। सब लोगों ने देखा कि बीच सड़क पर एक औरत खड़ी हुई थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। पांचों दोस्त उसे ऐसे देखकर डर गए। रजत ने उसे रास्ते से हटाने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा, पर वो औरत अपनी जगह से हिली भी नहीं। रजत उसके पास गया और उसने सुना कि वो औरत रो रही थी। रजत को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोली, बस रोती ही रही। रजत ने उसे रास्ते से हटने के लिए दोबारा कहा, पर उसने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। सत्यम ने चिल्लाकर कहा, अरे तू गाड़ी चला, अपने आप से हट जाएगी रास्ते से। फिर रजत गाड़ी में बैठने वाले ही था कि उसने अपने दोस्तों का चेहरा देख अचानक वो बिल्कुल चौंक गया नज़र आ रहा था। फिर उसने पीछे देखा, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ज़मींदार की ही पत्नी थी। वो गुस्से में उन सबको घूर रही थी। रजत ने घबराते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन दोस्तों आशा ने कुछ भी नहीं बोला। वो रजत की ओर बढ़ने लगी। रजत तुरंत गाड़ी की ओर भागा और गाड़ी चालू करने लगा, लेकिन हड़बड़ी में वो गाड़ी भी चालू नहीं कर पा रहा था। आशा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, पर जब गाड़ी चालू हुई तो रजत ने तुरंत गाड़ी घुमा ली और वहाँ से निकलने लगा। पांचों डर के मारे बुरी तरह से कांप रहे थे। रजत ने दूसरे रास्ते से अपने दोस्तों को उनके घरों पर छोड़ दिया और आखिर में अपने घर की ओर जाने लगा। लेकिन जब सुनसान रास्ते से वो गुज़र रहा था तो बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी अचानक रुक गई और अब रजत के पसीने छूटने लगे थे। रजत ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। फिर वो उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा और तभी उसकी नज़र कार की पीछे वाली सीट पर गई और उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। पीछे वाली सीट पर आशा बैठी हुई थी और वो उसे ही घूर रही थी। रजत के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो एक ही बात बोल गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है, ये गाड़ी के अंदर नहीं आ सकती। और फिर रजत ने अपनी कार वहीं पर छोड़ दी और तुरंत वहाँ से भागने लगा। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हुए थे। भागते भागते ही वो अपने घर पहुँचा। तब तक उसके पिता सो गए थे। जब वो अपने कमरे में पहुँचा तो उसने कमरे के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और चुपचाप बैठकर सभी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। तभी उसे एक कॉल आया। उसने देखा कि कबीर उसे कॉल कर रहा था। फिर जैसे ही उसने कॉल उठाया, अचानक उसे कबीर की डरी सहमी आवाज़ सुनाई दी। कबीर ने कहा, रजत
यार मेरे घर के सामने वो आशा खड़ी है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, क्या करूं मैं। हाँ, रजत को यकीन ही नहीं हुआ कि वो आशा अब कबीर के घर तक पहुंच गई है। उसने कबीर को खिड़की दरवाज़े बंद करने के लिए कहा और बोला कि शायद उन लोगों ने ज़्यादा पी ली है, इसलिए उन्हें डर के कारण ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कबीर ने फ़ोन रख दिया। रजत भी सोने के लिए चला गया। फिर रात के 2 या 3 बजे की बात है, जब रजत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने झट से आंखें खोली और सामने उसने आशा को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा। वो उठ के बैठ गया और कमरे से भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। फिर जब उसने पीछे देखा तो आशा उसके बहुत करीब खड़ी थी। वो आंखें बंद करके ज़ोर से चीखा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता की नींद खुल गई और वो उसके कमरे के पास आए। उन्होंने देखा कि बाहर से दरवाज़ा लॉक है। उन्हें समझ नहीं आया कि ये दरवाज़ा बाहर से लॉक किसने किया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि रजत डरा हुआ दरवाज़े के पास खड़ा काँप रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो रजत ने आंखें खोली और देखा कमरे में कोई नहीं है। उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, लेकिन उसने अपने पिता से कहा कि वो ठीक है। उसके पिता फिर वहाँ से चले गए। रजत कमरे से निकलकर हाल में चला गया क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। बाहर आकर वो बैठ गया और बैठे बैठे ही सोने लगा। फिर उसको अपने पीछे से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा हो। वो इधर उधर देखने लगा पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद सारी रात उसको नींद नहीं ही आई। अगले दिन 5 दोस्त वापस मिले और उन्होंने एक दूसरे को एक ऐसी बात बताई कि जिसे जानकर सभी बिल्कुल चौंक से गए। कबीर ने कहा कि उसने आशा को अपने घर के सामने देखा था और उसने खिड़की दरवाज़े बंद कर दिए, लेकिन रात को जब वो सो रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिरहाने पर कोई चक्कर लगा रहा हो। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने आशा का चेहरा था। वो डर के मारे चीख कर और जैसे ही उठकर बैठा वो वहाँ नहीं थी। फिर उसे सारी रात नींद नहीं आई और फिर सत्यम ने कहा कि वो सारी रात सो नहीं पाया क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता था तो उसे आशा का चेहरा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर को नाखूनों से नोच रहा हो। सत्यम ने अपने शर्ट को ऊपर के 2 बटन खोलकर दिखाया। उसके सीने पर नाखूनों के निशान दिख रहे थे। सुजीत इतना डरा हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रजत ने उससे पूछा कि क्या उसके साथ भी कुछ हुआ है, तो सुजीत ने कहा, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर में कोई भी नहीं था और मैंने इतनी पी ली थी कि मेरा सर फटा जा रहा था, तो मैं जाते ही सो गया। लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई बर्तन पटक रहा हो, लेकिन उसके बाद भी मैं उठा नहीं। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी। मैं सोया हुआ था कि इतने में ही किसी ने ज़ोर से मेरा पैर पकड़कर खींचा और मैं पलंग पर गिर गया। लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मेरे कमरे में जो चेयर रखी हुई थी वो भी चेयर अपने आप हिलने लगी थी। मैं इतना डर गया कि मैं सीधे पवन के घर चला गया, लेकिन वहाँ भी हम दोनों ने उस ज़मींदार की पत्नी को देखा। वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे इतनी जल्दी पवन के घर तक पहुँच गई। कुछ तो गड़बड़ है, ये हम सबका वहम नहीं हो सकता यार। कुछ तो है ऐसा जो हम नहीं जानते। रजत और बाकी सबको भी यही लग रहा था।
उन्होंने कहा कि कुछ करके वो लोग इस मामले की जड़ तक पहुंच ही जाएंगे। रजत ने फिर वापस गांव जाकर उसके बारे में पता करने की बात की, लेकिन बाकी लोग नहीं माने। वो और किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते थे। तो फिर रजत ने घर आकर अपने पिता से बात की और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता भी डर गए। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं बेटा, इसलिए उन्हें किसी अघोरी से मिलना होगा। रजत इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर उस दिन वो मान गया। उसने अपने सारे दोस्तों को घर बुलाया और फिर वो सब लोग रजत के पिता के साथ एक आश्रम गए। उस आश्रम में एक बाबा रहते थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी भी इंसान का हाथ देखकर उसके बारे में सब कुछ बता देते थे। तो जब सब लोग आश्रम गए तब वो बाबा ध्यान कर रहे थे। करीब 2-3 घंटे के बाद उन्हें बाबा से मिलने दिया गया। रजत के पिता ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि वो सबका हाथ देखकर पता लगाएंगे कि कहीं उनके ऊपर कोई प्रेत बाधा तो नहीं है। बाबा ने एक एक करके सबका हाथ देखा और कहा, बाधा तो है। जो औरत इन्हें दिखाई दे रही है वो एक प्रेतनी है और वो कोई आम इंसान नहीं। और यह सुनकर पांचों चौंक गए। उन्होंने कहा कि वो तो ज़मींदार की पत्नी है। लेकिन फिर जो बात बाबा ने बताई उससे सबके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। बाबा ने कहा, आशा प्रेतनी है जिसकी मृत्यु आज से तकरीबन 5 साल पहले ही हो चुकी है, और जिस ज़मींदार की वो पत्नी है उसी ज़मींदार ने उसे मारा था। वो ज़मींदार आशा से प्यार करता था और उसने उससे शादी करने के लिए उसके घर पर रिश्ता भेजा, लेकिन ज़मींदार और आशा की उम्र में बहुत अंतर था, इसलिए उसके घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और ज़मींदार ने इस बात को अपना मान समझा। लेकिन वो किसी भी हालत में आशा को पाना चाहता था, इसलिए एक रात वो शमशान में गया जहाँ एक तांत्रिक साधना किया करता था। ज़मींदार ने उसे आशा के बारे में बताया और कहा कि उसे किसी भी हाल में उससे शादी करनी है, और उस तांत्रिक ने उसका ऐसा हल बताया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा कि वो अगर आशा को मारकर उसकी प्रेत आत्मा को सिद्ध कर ले तो वो उससे शादी कर सकता है और सारा सुख प्राप्त कर सकता है। इसे प्रेतनी साधना कहते हैं, जिसके बाद प्रेतनी वही करती है जो साधक चाहता है। इसके बाद उस जमींदार ने आशा को मरवा दिया और उसी शमशान में तांत्रिक के कहे मुताबिक साधना करने लग गया। यह साधना करने के बाद प्रेतनी उसे सिद्ध हो गई और उसने आशा से शादी कर ली। लेकिन अब उस प्रेतनी को ऐसा लगता है कि रजत और बाकी सभी ने उसको मारा है, उसके पति को सभी ने मारा है, तो वो उसका बदला लेने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई है। तो रजत ने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो बस एक हादसा था। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन वो बात वो औरत नहीं समझेगी क्योंकि वो एक आत्मा है और उसकी नज़र में तुम सब उसके पति के कातिल हो। तो रजत के पिता ने पूछा, तो बाबा क्या उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है? तो इस पर बाबा ने कहा कि उन्हें इसके बारे में पता करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। फिर बाबा ने उन्हें 3 दिन के बाद वापस आने को कहा और सब लोग चले गए। उनकी बात सुनकर सभी दोस्तों को समझ आने लगा था कि गांव में आशा रात को क्यों भटकती है और गांव से जानवर कैसे गायब हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्हें अब ये भी समझ आ रहा था कि वो जली हुई लाश भी आशा ही खा रही थी। घर वापस आने के बाद सारे लोग बहुत परेशान होकर बैठे थे। अब 3 दिन तक उन्हें कैसे भी आशा से बचना था। तो रजत के पिता ने कहा कि वो 3 दिनों के लिए कहीं चले जाएं ताकि वो प्रेतनी उन तक पहुंच ना सके।
लेकिन रजत ने कहा कि वो प्रेतनी कहीं भी पहुंच सकती है। लेकिन रजत के पिता का मानना था कि शायद वो 3 दिन में उन तक पहुंच ना सके, इसलिए उन्होंने रजत को अपने पुराने घर में भेजने का फ़ैसला किया जहां वो बचपन में रहा करता था। वो घर अब कई सालों से बंद पड़ा था और वहां 5 दोस्त आराम से रह सकते थे। वो घर भी गांव में ही था, तो अगले दिन 5 उस गांव में जाने के लिए निकल गए। शाम तक वो घर पहुँचे और उन्होंने देखा कि रजत के पिता ने उनकी वहाँ रहने की सारी व्यवस्था कर दी थी। घर में एक नौकर भी था, यानी उन्हें कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं थी। रजत और कबीर एक कमरे में और बाकी तीनों एक कमरे में चले गए। रात तक तो सब आराम से कमरे में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे अचानक 5 लाइट बंद चालू होने की आवाज़ सुनकर उठ गए। उन्होंने तुरंत घर के नौकर को बुलाया और उसे लाइट को ठीक करने को कहा। वो नौकर लाइट्स को चेक करने के लिए चला गया। फिर करीब 10 मिनट के बाद उन्होंने एक आवाज़ सुनी। ये आवाज़ उनके नौकर की थी। 5 दोस्त उसके पीछे भागे और उसके पीछे जाते ही जो उन्होंने देखा उससे उनके होश ही उड़ गए। वो नौकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक कटी हुई वायर थी। ये देखकर उन्हें लगा कि वो करंट से बेहोश हो गया है। रजत ने एक लकड़ी से वो वायर हटाई और उस नौकर की नब्ज़ चेक की, लेकिन उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। रजत के पसीने छूट गए। उसने कहा कि वो मर गया है और उसके साथ साथ उसके सारे दोस्तों की हालत भी ख़राब हो गई। उन्होंने उस नौकर की बॉडी को उठाया और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने भी कहा कि वो करंट लगने के कारण मर चुका है। सारे दोस्त घर वापस आ गए और रजत अपने पिता को सारी घटना की खबर देता है। वो 5 बहुत डरे हुए थे और उनकी नींद ही उड़ चुकी थी। 5 शांत बैठे हुए थे कि तभी घर के बाहर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, अब क्या होने वाला था उनके साथ? क्या यह एक हादसा था या फिर कुछ और? क्या घर बदलने से रजत और उसके दोस्त बच जाएंगे या उनके साथ और भी कुछ होने वाला है? आखिर कैसे बचेंगे 5 उस प्रेतनी से और क्या उपाय बताएंगे वो बापा उससे बचने का? अब इसका खुलासा तो आगे की कहानी में है। घर के बाहर से आवाज़ सुनने के बाद 5 की हालत और ख़राब हो गई। किसी की भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी रजत ने एक खिड़की से बाहर झांका। उसने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर एक औरत को बैठे हुए देखा। उसने रजत की ओर पीठ कर रखी थी, लेकिन रजत समझ गया था कि वो आशा ही थी। वो बाहर बैठे हुए अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही थी और फिर रजत अंदर आया और उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। उसके दोस्तों के सारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पहले तो सबने घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद किए। 5 दोस्त एक जगह पर बैठ गए। तभी अचानक से बाहर का मौसम ख़राब होने लगा और तभी घर की लाइट भी चली गई और पूरा अंधेरा सा हो गया। रजत किचन में गया और मोमबत्ती लेकर आया। उसने मोमबत्ती जलाई और 5 चुपचाप उसकी रोशनी में बैठे रहे। तभी सत्यम की नज़र खिड़की की ओर गई जो कांच की थी और उसके बाहर आशा बारिश में भीग रही थी। वो 5 को घूर रही थी। सत्यम डर के मारे चिल्लाने लगा और आशा को देखकर बाकी लोग भी कांप गए। वो लोग वहाँ से अब कहीं भी भाग नहीं सकते थे। फिर अचानक आशा खिड़की के सामने से गायब हो गई। वो लोग इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा।
ये सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। फिर अचानक से दरवाज़ा पीटना बंद हो गया और किचन से अजीब सी आवाज़ आने लगी। रजत ने कहा कि वो जाकर देखेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आगे जाने से मना कर दिया। लेकिन रजत फिर भी किचन की तरफ बढ़ने लगा और बाकी सबके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। रजत किचन के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसे अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। फिर वो जब पीछे मुड़ा तो पीछे कुछ भी नहीं था, बस उसके दोस्त ही खड़े हुए थे। फिर वो वापस किचन के अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि एक खिड़की का कांच टूटा हुआ था। तभी उसके कान में किसी ने कहा, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। और फिर रजत अपनी जगह पर सुन्न पड़ गया। उसकी पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर हिम्मत करके जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी सांसें ही अटक गईं। सामने वही प्रेतनी खड़ी हुई थी और उसके पीछे उसके सारे दोस्त खड़े हुए थे। उस प्रेतनी के हाथों में चाकू था। आशा ने कहा, उस प्रेतनी के हाथ में चाकू था। आशा ने कहा, तुम लोगों ने मेरे पति को मारा, अब मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर ही मारूंगी। फिर रजत ने कहा, हमने नहीं मारा तुम्हारे पति को, वो तो बस एक हादसा था, हमें जाने दो, हमने कुछ भी नहीं किया है। आशा उसके करीब जाने लगी और रजत चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। उसके दोस्त अपनी जगह से हिले भी नहीं। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, अचानक आशा ने उसके पेट में चाकू डाल दिया। बाकी लोग वो मंज़र देखते ही रह गए और रजत ज़मीन पर गिर पड़ा। रजत तुरंत मर गया। बाकी लोग बस वहाँ से भागने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते, घर का दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। ये देखकर सत्यम रोने लगा और चिल्लाने लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन आशा सबको अजीब तरीके से घूरती रही। सब लोग एक साथ दरवाज़ा पीटने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन बाहर तेज़ बारिश और बादल गरजने के कारण उनकी आवाज़ दब जा रही थी। तभी रजत के फ़ोन पर एक घंटी बजी। रजत का फ़ोन कबीर के पास था। प्रेतनी वहाँ पहुँच रजत के पापा का फ़ोन आया था। उसने देखा कि रजत के पिताजी उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, तो फ़ोन को रजत कबीर ने उठाया तो कबीर ने रोते हुए कहा, अंकल अंकल, उसने रजत को मार दिया। और इतना सुनते ही उसके पिता की जैसे सांसें ही थम गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाए और एकदम से बैठ गए। वो प्रेतनी उनकी ओर बढ़ने लगी और डर के कारण चारों घर में इधर से उधर भागने लगे। सभी छत की ओर भागे और उन्होंने छत पर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। फिर चारों उस घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन दूसरे घर के छत पर कूद के जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो उन्होंने वही रास्ता चुना और दूसरे घर के छत पर कूद गए। गांव में घरों की छत जुड़ी हुई थी, इसलिए ऐसे ही वो एक एक करके एक छत से दूसरे छत पर कूदते गए। और जब उन्हें ऐसी जगह मिली जहाँ से वो नीचे उतर सकते थे, तो वहाँ से वो नीचे उतर गए। फिर तेज़ बारिश में गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागने लगे। गांव की गीली मिट्टी में भागना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके चारों दोस्त भाग रहे थे। लेकिन अचानक सुजीत नीचे गिर पड़ा
और बाकी लोग उसे उठाने के लिए रुक गए। फिर वो लोग दोबारा भागने लगे। इतने में ही पवन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने भागते हुए ही पीछे देखा और बीच रास्ते में उसे वही प्रेतनी खड़ी हुई दिखाई दी। वो और तेज़ भागा। भागते भागते वो लोग एक कुएं के पास जा पहुँचे और रुक गए। चारों ने आसपास देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए सांस लेने के लिए वो लोग वहीं पर बैठ गए। तभी कुएं के अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी, मार दूंगी सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये आवाज़ सुनकर वो चारों बहुत परेशान हो गए और फिर से भागने लगे। करीब आधे घंटे तक लगातार भागने के बाद वो लोग गांव के बाहर निकल गए, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वापस घर कैसे लौटा जाए, क्योंकि उनकी गाड़ी गांव वाले घर के पास ही थी जहां वो जा नहीं सकते थे और कोई दिख भी नहीं रहा था जो उन्हें लिफ्ट दे सके। कबीर ने कहा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। सबके फ़ोन पानी में भीगने के कारण ख़राब हो चुके थे। चारों फिर पैदल ही शहर के रास्ते चल दिए। थोड़ी देर के बाद पवन थक कर बैठ गया और बोला कि वो अब और नहीं चल पाएगा, लेकिन उनके पास रुकने का समय भी नहीं था। तभी सुजीत ने देखा कि आशा भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ रही है। उसके हाथ में चाकू था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। सुजीत ने पवन को उठाया और वो लोग भागे कि तभी वो प्रेतनी ज़ोर ज़ोर से हंसी, जिसकी आवाज़ पूरी तरह से गांव में गूंजने लगी। चारों दोस्त बहुत थक चुके थे और अब तो उन्हें लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी उन्होंने गांव की तरफ से एक गाड़ी को आते हुए देखा और वो गाड़ी आशा के ऊपर से गुजरते हुए आ गई। चारों दोस्त बिल्कुल हैरान हो गए। उस गाड़ी में रजत के पिता, वो बाबा और रजत थे। रजत के पिता बाहर निकले और उन्होंने आसपास देखा तो वो प्रेतनी गायब हो चुकी थी। तो सत्यम ने कहा, आप यहाँ कैसे आए इतनी जल्दी? और रजत आपके साथ कैसे है? ये तो मर गया था ना? तो उसके पिता ने कहा, नहीं, रजत जिंदा है। तुम्हें लगा कि वो मर गया है, लेकिन अब भी उसकी सांसें चल रही हैं। जल्दी चलो, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। उसके बाद उस प्रेतनी का इलाज करेंगे। चारों गाड़ी में बैठ गए और फिर सब शहर के लिए निकल गए। रजत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका ऑपरेशन चल रहा था और बाकी सब साथ में बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि उस प्रेतनी से छुटकारा पाने के लिए उसे कैद करना होगा। वो ऐसे ही उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसे मुफ्त की भी नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा कि इसके लिए उन्हें एक अनुष्ठान करना होगा, आशा के घर पर ही, जहां उसकी आत्मा को बुलाकर कैद किया जाएगा। और ये अनुष्ठान 12 घंटों तक का होगा, जिसमें प्रेतनी को बलि भी देनी होगी। रजत के पिता ने कहा कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। रजत अस्पताल में ही था और अगले ही दिन बाकी सब आशा के घर पर पहुंच गए। उस बाबा के साथ करीब 20 अघोरी और थे जो उनके इस अनुष्ठान में उनकी मदद करने वाले थे। अनुष्ठान के सारी तैयारी रातों रात बड़ी मुश्किल से की गई। फिर दोपहर को 12 बजे से सब अघोरी हवन करने बैठ गए। चारों दोस्त वहीं थे, लेकिन रजत के पिता रजत के पास थे। अनुष्ठान शुरू हुआ। अघोरियों ने मुर्गियों के सर काटे और उसे हवन में झोंक दिया। कुछ देर तक जोरों शोरों से मंत्र उच्चारण हुए, लेकिन फिर 3 घंटे के बाद घर के खिड़की दरवाजे अपने आप ही हिलने लगे और बाबा ने कहा, वो आ रही है, वो आ रही है। और फिर इतने में ही उन अघोरियों ने वो और सारी मुर्गियों के सर काटे और उन्हें दरवाजे के पास फेंक दिया।
सब सोच रहे थे कि अगले ही पल क्या होने वाला है कि तभी वो प्रेतनी दरवाजे के पास आई और उन मुर्गियों को कच्चा खाने लगी। ये देखकर सारे बिल्कुल दंग रह गए। वो प्रेतनी बिना किसी की ओर देखे बस वो मुर्गे खाए जा रही थी कि तभी सारे अघोरियों ने उसे घेर लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर अचानक प्रेतनी अजीब सी हरकत करने लगी। वो ज़मीन पर गिर गई और तड़पने लगी। उसके गले से डरावनी चीख निकल रही थी। अघोरियों ने मंत्र का उच्चारण बंद नहीं किया। आशा प्रेतनी ज़मीन पर पड़ी हुई चिल्लाई, रुक जाओ, मत मारो, बंद करो ये सब। उसकी चीख गांव में गूंज रही थी। बाहर जो लोग भी खड़े हुए थे वो भी उसकी चीख सुन पा रहे थे और सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आशा बिल्कुल भी हिल पा नहीं रही थी, मानो उसकी सारी शक्ति कम हो गई थी। अघोरियों ने मंत्र का उच्चारण करना बंद किया और आशा फिर से उठ गई और चिल्लाने लगी कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मंत्रों का फिर से उच्चारण चला और आशा अपने ही बाल खींचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से वो एक जाल में फंस गई हो और उससे बाहर निकलने के लिए वो प्रेतनी तड़प रही हो। वो प्रेतनी खड़ी हुई थी और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाबा ने उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़का और वो दोबारा नीचे गिर पड़ी। फिर वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन अघोरियों ने अपनी प्रक्रिया नहीं रोकी। वो लोग मंत्रों का जाप करते रहे और तभी अघोरियों के दो साथी एक बोरे में कुछ लेकर आए। उन्होंने उसे आशा के पास फेंक दिया और आशा ने देखा कि उसमें ज़मींदार की सड़ी गली लाश थी। वो उसे देखकर उससे लिपट गई। फिर बाबा ने सभी को घर के बाहर निकलने का इशारा किया। सभी लोग उनकी बात मानकर बाहर चले गए और आखिर में सारे अघोरी भी बाहर आ गए, लेकिन आशा ने ज़मींदार की लाश को नहीं छोड़ा। फिर बाहर से उस घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और चारों ओर लाल धागा बांध दिया गया। आखिर में बाबा ने कहा, उसे मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन अब वो इस घर में कैद है। लेकिन हाँ, याद रहे, यह दोबारा घर नहीं खुलना चाहिए, वरना तुम सब की ज़िंदगी पर फिर से खतरा मंडराएगा। तब जाकर कहीं सभी को तसल्ली हुई और चारों दोस्तों को चैन मिला। उस घर को रजत के पिता ने खरीद लिया ताकि कभी कोई भी उस घर में दाखिल ना हो सके। 15 से 20 दिनों के अंदर रजत भी ठीक हो गया। सब अपनी अपनी ज़िंदगी फिर से अपनी आराम से जीने लगे, लेकिन वो पांचों दोस्त अपनी ज़िंदगी का इतना खौफनाक हादसा कभी भी भूल नहीं पाए। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी? प्रेतनी की सीरीज अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।